ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से यह दाग धोने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बुरी हार का सामना करने के बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। ये किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत के विभिन्न इलाकों में अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करके कारोबार शुरू कर दिए थे। इन इलाकों में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत, बंबई और पूर्व में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह, हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खासतौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई स्वतंत्र कारोबारी भी उस इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार अधिकार हासिल कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोसियाह चाइल्ड के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोसियाह चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता दिखाई देता है। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दे और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट लें। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी भारत भिजवा दी और उन्हें निर्देश दिए कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर लें। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंग चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहें या फिर उसकी दिलेरी कि वो 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया के सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की सत्ता थी और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यहीं से पैदा होता था। आर्थिक तौर पर उसे तकरीबन वही स्तर हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पौंडीचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस कदर अनुभवी हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और उसमें भारतीय, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई तो बंबई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। इसके जवाब में मुगलों के एक काले मंत्री अल बहर सीदी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बंबई तट की घेराबंदी कर ली। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बंबई में मौजूद थे जिन्होंने बाद में अपनी किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा है। वो लिखते हैं, सीदी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दागकर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के हाल में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े पहने हुए अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए भागी चली जा रही थी। हैमिल्टन के मुताबिक सीदी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूटकर वहां मुगलिया झंडे गाड़ दिए और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला गया। बाकियों के गले में जंजीरें पहनाकर उन्हें बंबई की गलियों से गुजारा गया। बंबई का खास इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों के बादशाह ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो यह बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गया और उन्होंने वहां एक मजबूत किला बनाकर कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे न सिर्फ समुद्र पार से अंग्रेज व्यापारी, सिपाही, पादरी, वास्तुकार और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे, बल्कि बहुत से भारतीय यहाँ रहने लगे और शहर की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। यही आबादी भागकर किले में पनाह लिए हुए थी और किला सीदी याकूत की घेराबंदी में था। जल्द ही खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने भी हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बंबई के मौसम का शिकार होकर एक के बाद एक मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ कर्मचारी चुपके से भाग निकलते और सीधे जाकर सीदी याकूत से जा मिलते थे। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कई धर्म बदलकर मुसलमान तक हो गए। सीदी अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किला पके हुए आम की तरह खुद ही उनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए उन्होंने दूर से ही गोलाबारी करना जारी रखा। ऐसे ही हालात देश के पूर्व में भी बने, जहां बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेर लिया और आवाजाही के सभी रास्ते बंद कर दिए। बंगाल की घेराबंदी तो जल्द खत्म हो गई और दोनों पक्षों ने सुलह भी कर ली, लेकिन बंबई में सिलसिला 15 महीने तक चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वहां हार की शर्तें तय कर सकें। उन दूतों के नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम नाआर थे। ये कई महीनों की कोशिशों के बाद आखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक पहुंचने में कामयाब रहे।
दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे थे, सिर सीने पर झुके थे और हुलिया ऐसा कि किसी देश के राजनीतिक प्रतिनिधियों की जगह वो फकीर लग रहे थे। दोनों दूत मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म सुनाया गया। सख्त बादशाह ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि वो क्या चाहते हैं। दोनों ने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध को स्वीकार किया और माफी मांगी। फिर कहा कि उनका जब्त किया गया कारोबारी लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सीडी याकूत को बंबई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर मंजूर हुई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करें, आगे से आज्ञाकारी होने का वादा करें और बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख जोजाया चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा यहाँ कभी न आए। अंग्रेजों के पास ये तमाम शर्त सिर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई चारा न था, सो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वापस बंबई जाकर सीडी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने घेरेबंदी को खत्म किया और किले में बंद अंग्रेजों को 14 महीनों के बाद रिहाई मिली। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से पहले बंबई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच थी, लेकिन जंग के बाद 60 से अधिक लोग नहीं बचे थे। बाकी तलवार और महामारी का शिकार हो गए। आने वाले साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे शर्मनाक युद्ध के किस्से को ब्रिटेन की जनता तक न पहुंचने दिया जाए। जॉन आउंगटिन ने 6 साल बाद जब इस जंग के बारे में लिखा तो हार के कारण मुगलों की धोखेबाजी बताया। इस पर कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। आउंगटिन अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेजों के साहस के किस्से बताते हैं, जिन्होंने 10 गुना बड़ी फौज का डटकर सामना किया। यही नहीं, वो दावा करते हैं कि इस जंग में अंग्रेजों की नहीं बल्कि सीडी याकूत की हार हुई थी। यही नहीं, उन्होंने मुगल दरबार में अंग्रेज दूतों के साथ किए गए बर्ताव को भी गायब कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी, लेकिन इसके छपने में 40 साल लग गए। इस घटना को इतना ज्यादा समय बीत चुका था कि उस वक्त इस किताब को ज्यादा तवज्जो न मिल सकी। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि औरंगजेब अगर अंग्रेजों को माफी न देते और उन्हें भारत से निकालकर बाहर कर देते तो आज इतिहास क्या होता।